Hello guys, good evening all of you. Welcome to this session on YouTube channel Biology Teaching Center. Your educator Dr. Akhleshwar Kumar. Today we will be talking about mammalian fertilization. पिछले सेशन में भी mammalian fertilization शुरू हुआ था। यह कई लेक्चर में पूरा होगा। तो आज का ये सेकेंड डे मैमेलियन फर्टिलाइजेशंस देखेंगे। तो पिछले सेशन में हम लोग देखे थे स्पर्म कैपेसिटेशन। स्पर्म जैसा कि जानते हैं कि मेल गैमीट होता है जिसका फॉर्मेशन टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है और स्पर्म के फॉर्मेशन की क्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया जो है वो मेनली रूप से मेल चाइल्ड में प्यूबर्टी आने के बाद वह आपका शुरू होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हम लोग पढ़ रहे हैं इन ह्यूमन। तो सबसे पहले जानेंगे कि स्पर्म जो है वहाँ पर उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, ये देखेंगे। डेवलपमेंट स्पर्म ये आपका एक हेप्लॉइड एनिमल सेल होता है और जो एनिमल सेल में सेल ऑर्गेनोइड्स होते हैं वही मेनली रूप से स्पर्म में भी होते हैं। तो यहाँ पर कोई एक सेल है तो इसमें मेनली रूप से जो स्पर्म में जो भाग लेते हैं मेनली रूप से वो आपका जो सेल ऑर्गेनोइड्स हैं वो मेनली रूप से गोल्जी बॉडी जो आपका मॉडिफाइड इनटू एक्रोसोम। एक्रोसोम में आपका स्पर्म ये मान लिया गोल्जी बॉडी है। गोल्जी बॉडी जो है आपका एक्रोसोम में बदल जाता है। ये आपका फर्स्ट जो है आपका मेनली रूप से जो सेल ऑर्गेनोइड्स भाग लेते हैं। दूसरा जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो आपका स्पाइरल फॉर्म में होते हैं। स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया है। तीसरा जो मेन है वो आपका सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो है आपका एक्सियल फिलामेंट में जो है सो आपका बदल जाता है और इसके बाद ये जो है आपका इसमें टेल फॉर्मेशन होता है। तो मेनली रूप से जो सेल ऑर्गेनोइड्स हैं उसमें मुख्य रूप से आपका गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम ये जो है आपका ऑर्गेनोइड्स स्पर्म डेवलपमेंट में भाग लेते हैं। अब न्यूक्लियस भी है तो आपका इसमें न्यूक्लियस होते हैं। न्यूक्लियस जो है आपका मॉडिफाइड इनटू न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस में ही आपका हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से जो स्पर्म आपका मेल गैमीट होता है वो आपका मेनली रूप से हेप्लॉइड होते हैं। मतलब आपका n होते हैं। n का मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ये आपका
हेप्लॉइड फॉर्म में होते हैं, और उसी तरह से फीमेल जो ओवम होते हैं वो भी आपका हेप्लॉइड रूप में होते हैं, और जब दोनों में फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूजन होता है, तो आपका डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं ये आपका इस तरह से गोल्जी बॉडी न्यूक्लियस है, यहाँ पर कुछ गोल्जी बॉडी, ये आपका न्यूक्लियस, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया, और आपका ये यहाँ पर जो है सेंट्रोसोम होता है। इस तरह से न्यूक्लियस के इस तरह से ये आपका सेंट्रोसोम, ये सेंट्रोसोम है। ये आपका इस तरह से सेल है, और स्पर्म का जो स्ट्रक्चर्स होता है मेनली रूप से वो आपका इस तरह से होते हैं। इस तरह से जो है आपका स्पर्म जो है आपका मॉडिफाइड हो जाता है। ये आपका इस तरह से ये फिलामेंट हुआ, ये आपका टेल हुआ, और यहाँ पर जो है आपका स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर होता है। ये एक्सियल फिलामेंट, ये आपका दो जो है आपका सेंट्रोसोम होता है, एक प्रॉक्सिमल और एक डिस्टल सेंट्रोमियर होता है। ये आपका सेंट्रोसोम या सेंट्रोमियर होता है। तो इस तरह से जो है आपका स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरह से इसका जो है आपका डेवलपमेंट, तो ये जो है आपका इस तरह से आपका मॉडिफाइड हुआ पहले, और ये जो है आपका इसमें गोल्जी बॉडी इस तरह से आगे की ओर हो गई। ये आपका इस तरह से, इसके बाद और जो है इसका भाग जो है ये आपका अगला भाग पॉइंटेड हो जाता है इस तरह से, और ये जो है आपका इस तरह से गोल्जी बॉडी इस तरह से हो जाते हैं। इसके बाद जो भाग है ये आपका आपका जो भाग हो गया एक्रोसोम बन गया। यहाँ पर जो है इस तरह से न्यूक्लियस होता है, यहाँ पर जो है सेंट्रोसोम जो है आपका दो भाग में इस तरह से डिवाइड हो जाता है, और ये पिछला जो भाग होता है ये आपका फिर एक्सियल फिलामेंट्स इस तरह से आपका में बदल जाता है ये आपका इस तरह से, और इसके चारों तरफ जो है ये आपका इस तरह से ये आपका, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है आगे वो आपका स्पाइरल रूप में यहाँ पर इस एक्सियल फिलामेंट के चारों तरफ जो है ये एक्सियल फिलामेंट्स हैं, और यहाँ पर इस तरह से ये अरेंज हो जाते हैं स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो भाग हो गया आपका स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपका टेल भाग हो गया, ये आपका एक्रोसोम हो गया, ये आपका यहाँ पर न्यूक्लियस, क्योंकि इसका जो है अधिकांश भाग जो है न्यूक्लियस से घिरा होता है, लेकिन इसमें जो है आपका साइटोप्लाज्म जो है साइटोप्लाज्म बहुत कम मात्रा में यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से आपका स्पर्म जो है एक आपका सेल से इस तरह से जो है आपका मॉडिफाइड हो जाता है, और इस तरह का जो मॉडिफिकेशन होता है वह मेनली रूप से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट टेस्टिस
और टेस्टिस के हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, उसके अंदर जो है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है, मतलब आपका स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म के फॉर्मेशन होने के बाद वो जो है आपका उसमें स्ट्रक्चर इपिडिडाइमिस में आकर के वह आपका स्टोर होता है और मैच्योरेशन होता है इपिडिडाइमिस में। लेकिन उस समय जो है इपिडिडाइमिस में स्पर्म में जो है आपका कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिसके कारण जो है स्पर्म की जो है मोटिलिटी कम होती है, मतलब आपका कैपेसिटेशन की क्रिया उसमें नहीं होती है, मतलब आपका फर्टिलाइजेशन करने की क्षमता उसमें नहीं होती है जब तक वह इपिडिडाइमिस में है। उसमें फर्टिलाइजेशन करने की क्षमता नहीं होती है। जब स्पर्म कपुलेशन क्रिया में फीमेल के वेजाइनल पार्ट्स में सीमेन के साथ डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं तो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आ जाता है और वह जो है वहाँ पर जो है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से आपका एम्पुला और स्थिमस भाग की तरफ यह जो है स्पर्म जो है मोटिवेट होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के द्वारा जो आपका फैलोपियन ट्यूब है, जिसका फंडिबुलम लास्ट भाग होता है, वो जो है आपका ओवम को कैप्चर कर वो जो है आपका एम्पुला और स्थिमस भाग तक पहुंचता है। एम्पुला और स्थिमस तक स्पर्म को पहुंचने के लिए लगभग जो है आपका 4 to 5 आवर्स का आपका समय लग जाता है। तो इसी बीच में जो है आपका कैपेसिटेशन, जिसकी चर्चा पिछले क्लास में हुई, कैपेसिटेशन ऑफ ये स्पर्म। कैपेसिटेशन का मतलब आपका एबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइज करने की जो है या फर्टिलाइजेशन की एबिलिटी हो जाती है। तो इसमें इस तरह से जो 4 to 5 आवर्स का जो समय लगता है, इसी बीच में कैपेसिटेशन होता है और जब तक वह इपिडिडाइमिस में आपका मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में जब तक है वो आपका कैपेसिटेट नहीं होते हैं, वह आपका वेजाइनल पार्ट्स में फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स में जाकर के वो कैपेसिटेशन का प्रोसेस होता है। इसके पहले हम लोग जानते थे कि कंडीशंस आपका ये जो है विशेष तरह के कंडीशंस और इन्वायरमेंट आपका वेजाइनल ट्रैक्ट्स में या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में मिलता है, जिसके फलस्वरूप स्पर्म में कैपेसिटेशन होता है। इसमें कुछ कंडीशन था, ये आपका फर्स्ट हाई कंसेंट्रेशन ऑफ अल्ब्यूमिन प्रोटीन और यह जो है आपका FRP में ही अब मिलता है, आपका हाई कंसेंट्रेशन ऑफ अल्ब्यूमिन प्रोटीन। सेकेंड आपका कंडीशन था हाई कंसेंट्रेशन ऑफ आपका बाइकार्बोनेट कंडीशंस भी आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स में ही वह आपका प्रेजेंट होता है। जो कैपेसिटेशन के लिए सब कंडीशंस हैं, सुटेबल फैक्टर्स हैं और यह इन्वायरमेंट जो है आपका FRT में ही मिलता है। तीसरा कंडीशन है हाई कंसेंट्रेशन
ऑफ कैल्शियम आयन। इसमें जो है आपका अधिक मात्रा में कैल्शियम आयन की जरूरत होती है। और चौथा जो है आपका कोलेस्ट्रोल डिफिशिएंट मतलब कोलेस्ट्रॉल आपका एब्सेंट होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल आपका स्पर्म के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर वह जो है सो प्रेजेंट होता है और विशेष तरह के प्रोटीन के साथ लिपिड राफ्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये सब जो कंडीशंस हैं फॉर आपका कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म के लिए, तो इसके लिए यह इन्वायरमेंट, ये जो चारों कंडीशंस हैं मेनली रूप से, वो आपका एफआरटी में ही, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ही होता है। कहने का मतलब है जैसे ही सीमेन डिस्चार्ज होता है जिसमें स्पर्म प्रेजेंट है वेजाइनल भाग में, और ओवम से फर्टिलाइज करने के लिए वह जस्ट नहीं फर्टिलाइज करता है, बल्कि उसके बीच कुछ टाइम्स लगते हैं, और वह टाइम्स अबाउट जो है 4 to 4.5 मतलब लगभग 5 घंटे का समय लगता है। तो ये सब जो है आपका एनवायरनमेंट उसमें मिलता है, और उसमें जो है सो कुछ चेंजिंग होते हैं। कैपेसिटेशन है क्या जी? एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है। कोलेस्ट्रॉल जो उसके लिपिड जो लेयर है आपका, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है, वहाँ पर वो धीरे धीरे डिफिशिएंट हो जाते हैं, कम मात्रा में रहते हैं, जिसके कारण आपका स्पर्म के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर बहुत सारे आयंस पोर होते हैं जो आपका खुल जाते हैं। जैसे आपका ये बाइकार्बोनेट, पोटेशियम और कैल्शियम, ये सब जो है आपका कुछ पोर्स होते हैं, आयंस पोर होते हैं, जो ये आपका खुल जाते हैं, जिसके कारण जो है पोटेशियम जो है, आयन जो है आपका अधिक से मात्रा में स्पर्म के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर निकलने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, हाई पोलराइजेशंस हो जाते हैं। माने आपका पोटेशियम प्लस जो आयन होते हैं वो बाहर निकलने लगते, और जैसे ही इस पे आपका कोलेस्ट्रॉल डिफिशिएंट होता है, जिसके फलस्वरूप बहुत सारे आयन चैनल्स जो हैं आपका खुल जाते हैं, HCO3 और कैल्शियम आयन, जिसके फलस्वरूप ये सब आयन के खुलने से स्पर्म के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कैल्शियम आयन आपका प्रवेश करता है, और जिसके फलस्वरूप स्पर्म की मोटिलिटी जो है, उसमें मूवमेंट जो है बढ़ जाता है। तो ये सब प्रोसेस ही आपका कैपेसिटेशन कहलाता है। तो कैपेसिटेशन क्या? कैपेसिटेशन फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर ह्यूमन एक एक्सपेरिमेंट के रूप में अगर ह्यूमन से डायरेक्ट स्पर्म डिस्चार्ज कर ओवम से अगर फर्टिलाइज करा दिया जाए इन विट्रो कंडीशन, इन लैब में, तो वह फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि वह स्पर्म जो था वो उसमें कैपेसिटेशन प्रोसेस नहीं हुआ। और अगर इन विट्रो कंडीशन में भी, इन लैब में भी, अगर जो ये सब कंडीशंस हैं, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, HCO3 कंसेंट्रेशन, कैल्शियम आयन और कोलेस्ट्रॉल डिफिशिएंट, अगर इस तरह का एनवायरनमेंट दिया जाए आर्टिफिशियली, तभी उसमें फर्टिलाइजेशन इन विट्रो कंडीशन में होगा। तो इस तरह से आपका ये कैपेसिटेशन के लिए ये मुख्य रूप से ये 4 जो हैं आपका कंडीशंस हैं, और यह कंडीशन मुख्य रूप से एफआरटी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ही मिलता है, और तब वह फर्टिलाइजेशन में की उसमें एबिलिटी आती है और वह फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर ये आपका कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। इसके पहले हम लोग देखें कि स्पर्म का किस तरह से मॉडिफिकेशन होता है, डेवलपमेंट होता है। और यह हम लोग जानते हैं कि
स्पर्म जो फॉर्मेशन होता है कहाँ, टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, उस प्रोसेस को हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन कहते हैं। तो उस समय जो है उसमें आपका जर्मिनल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में आपका हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर में जर्मिनल सेल्स होते हैं, और वह जर्मिनल सेल्स जो है स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन करता है। इस तरह से हम देखते हैं किस तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस ये प्रोसेस होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब आपका स्पर्म फॉर्मेशन, इसका मतलब हो गया स्पर्म फॉर्मेशन। स्पर्म फॉर्मेशन में पहले जो है आपका इस तरह से बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया या आप प्लूरल नंबर में स्पर्मेटोगोनिया, ये आपका साइज में जो है इंक्रीज करता है ये आपका, और इस तरह से जो है आपका ये माइटोसिस प्रोसेस द्वारा जो है साइज में इस तरह से आपका वृद्धि कर रहा है, इस तरह से बहुत सारे, और इसके बाद जो है सो साइज में फिर ये इंक्रीज किया, जिसको हम ग्रोथ फेज बोलते हैं, ग्रोथ फेज। और ये जो है आपका मल्टीप्लिकेशन फेज, मल्टीप्लिकेशन, ये जो आपका 2n होता है, ये जो है आपका 2n होता है, ये भी आपका 2n होता है। इसके बाद ये जो है आपका ग्रोथ फेज में ही ये आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं, स्पर्मेटोसाइट्स। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है फिर आपका मियोसिस के द्वारा डिवाइड करके जो है आपका दो इस तरह से आपका जो एन भाग में यह डिवाइड होता है, और इसके बाद ये भी जो है आपका इस तरह से एक से इस तरह से 4 जो है आपका डिवाइड होते हैं, और इसके बाद फिर ये जो है स्पर्मेटिड्स और स्पर्म फिर मॉडिफाइड हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, जिसमें मेनली रूप से ये आपका मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और आपका मैच्यूरेशन फेज होता है। तो मैच्यूरेशन फेज का मतलब आपका स्पर्म का फुल्ली डेवलप्ड स्ट्रक्चर्स होना, नॉट ये आपका कैपेसिटेटेड स्पर्म। कैपेसिटेटेड स्पर्म सिर्फ आपका इजेकुलेशन या कपुलेशन के बाद ही वह आपका FRT में फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स में होता है। तो इस तरह से आपका ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस हुआ। दूसरा चीज जो आपका फर्टिलाइजेशन जब हम देख रहे हैं तो हम ओवम के बारे में जानेंगे। ओवम का भी स्ट्रक्चर जानकारी होनी चाहिए। ये आपका जो है ओवम जो है आपका इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं ये आपका, और इसके चारों तरफ जो है इस तरह से आपका रेडिएटेड फॉर्म में होते हैं ये आपका, और इसके चारों तरफ इस तरह के लेयर होते हैं। ये आपका इस तरह से न्यूक्लियस, ये आपका जो इस तरह से आपका सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है वो आपका क्यूम्यूलस कहलाता है, और यहाँ पर जो है दूसरा ये है कोरोना रेडियाटा। इसके बाद यह जो लेयर होता है जोना पेल्यूसिडा। कुछ एनिमल्स में
के एग्स में जोना पेलिसिडा की जगह पर आपका विटेलाइन मेम्ब्रेन होता है। माने विटेलाइन मेम्ब्रेन और जोना पेलिसिडा दोनों एक तरह के कार्य करते हैं। जिसमें जोना पेलिसिडा है उसमें विटेलाइन नहीं, विटेलाइन या है, लेकिन मेनली रूप से यह जो है सो कुछ ऐसा एग्जाम्पल में है सी अर्चिन एक, जिसमें आपका विटेलाइन मेम्ब्रेन पाया जाता है जो जोना पेलिसिडा का फंक्शन काम करता है। तो इस तरह से आपका ये ओवम का स्ट्रक्चर है। ये आपका क्यूमुलस है, कोरोना रेडियाटा है। अब यहाँ पर इस तरह से जो है आपका स्पर्म्स जो है यहाँ पर इस तरह से आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है एक्रोजोमल रिएक्शन होते हैं। जब कैपासिटेशन प्रोसेस हो गया तो यहाँ पर एक्रोजोमल रिएक्शन होते हैं। क्योंकि यह जो भाग है क्यूमुलस और कोरोना रेडियाटा ये आउटर मोस्ट लेयर होते हैं, और यह दोनों जो है आपका क्यूमुलस एक विशेष तरह के मैट्रिक्स से बने होते हैं जो आपका हाई ल्यूरेनिक एसिड्स के यह बने होते हैं, जो आपका एक टफ स्ट्रक्चर होता है। और स्पर्म में जो आपका एक्रोजोमल रिएक्शंस होते हैं, मतलब आपका इससे जो एंजाइम्स निकलते हैं, प्रोटीएज एंजाइम सबसे इंपॉर्टेंट है एक्रोसिन। ये सब जो एंजाइम और एक हाई ल्यूरिनिडेज, एक आपका एक्रोजोमल रिएक्शन के फलस्वरूप हाई ल्यूरिनिडेज एंजाइम सेक्रेट्स होता है। एक्रोजोमल एंजाइम सेक्रेट होता है जो क्यूमुलस और कोरोना जो आपका एक विशेष तरह के हाई ल्यूरिनिक एसिड्स की बनी होती है, जो एक विशेष तरह के आपका ग्लूकोज है। तो इसको आपका डिजोल्व करने के लिए, ब्रेकिंग के लिए आपका हाई ल्यूरिनिडेज एंजाइम सेक्रेट होता है। तो इसके बाद जो है यह आपका लेयर जो है आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है, और इसके बाद यह जो आपका ये सब स्पर्म है तो इस भाग को वह आपका पेनिट्रेट कर देता है। पेनिट्रेट करने के बाद यह डायरेक्ट जो है स्पर्म जो है आपका जोना पेलिसिडा के कांटेक्ट में जाता है। अब जोना पेलिसिडा जो एक विशेष तरह की आपका प्रोटीन से बनी होती है, जिसको जोना प्रोटीन बोलते हैं। और ये आपका जोना प्रोटीन जो है आपका 3 लेयर्ड और 4 लेयर में होते हैं। जो आपका ZP1, इसको जो है आपका विशेष तरह के ZP बोलते हैं। और यह आपका ह्यूमन में जो है आपका 3 लेयर होते हैं, ZP1, ZP2 और ZP3। लेकिन माउस में जो होता है आपका Z4 लेयर होते हैं। और इसका आप देखेंगे कि जोना पेलिसिडा इन ह्यूमन आपका 3 लेयर्स में बने होते हैं, वो देखते हैं। ये आपका 3 लेयर्स में ZP1, ZP2, ZP3 होते हैं। अब इसमें जो है जनरली ये जो 3 स्ट्रैंड होते हैं, ये आपका ZP2 और ZP3, ZP2, ZP3, ZP2, ZP3, ZP2, ZP3, इस तरह से अल्टरनेट आपका जो है ये अरेंज होता है। और एक विशेष तरह की इस तरह से अरेंज होता है इसमें, ये आपका
ये जो है आपका ZP1 लेयर होता है, और यह जो है आपका ZP2, और अल्टरनेटली यह जो है आपका इस पर एक विशेष तरह के ग्लाइकोप्रोटीन्स होता है। इस तरह से ये आपका ZP3 लेयर्स होते हैं। इसी तरह से यहाँ पर अल्टरनेटली ये आपका होते हैं इस तरह से। यहाँ पर भी इस तरह से जो है आपका ZP2 और ZP3 अल्टरनेट जो है आपका, ये जो है आपका ग्लाइकोसाइलेटेड होता है। मतलब इस पर आपका ZP3 पर एक विशेष तरह के आपका ग्लूकोज प्रोटीन होता है, जो ग्लाइकोप्रोटीन कहलाता है, जो आपका ग्लाइकोसाइलेटेड होता है, माने एक विशेष तरह के ग्लाइकोप्रोटीन इस पर अटैच होता है। और ये आपका 3 लेयर में इस तरह से हुआ, जिसमें आपका ZP2 ZP3 अल्टरनेटली अरेंज होते हैं, और दोनों ZP2 और ZP3 जो आपका अल्टरनेटली अरेंज होते हैं, उस दोनों स्ट्रैंड को जोड़ने वाले जो होते हैं वो आपका ZP1 लेयर होते हैं। अब यहाँ पर समझना है कि जो जोना पेलिसिडा, ये आपका किसका भाग हुआ? जोना पेल्यूसिडा। जोना पेलिसिडा में जो आपका प्रोटीन्स हुआ वो आपका ZP1 P2 और P3, ZP1 ZP2 ZP3 इसमें इस तरह से होते हैं। अब यहाँ पर जो है स्पर्म जो है, जो आपका एक्रोजोमल रिएक्शन के फलस्वरूप बहुत सारे एक्रोसिन, हाइल्यूरोनिडेज, ये सब जो एंजाइम सेक्रेट हुआ, वो आपका ओवम के स्ट्रक्चर्स को, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को, कोरोना रेडियाटा, क्यूमुलस लेयर को पेनिट्रेट करते हुए जोना पेलिसिडा के आपका जो जेड प्रोटीन है वहां पर पहुंचता है। अब यहाँ पर जो है इस तरह से स्पर्म, यहाँ पर मान लीजिए ZP2 है, यहाँ पर इस तरह से है, ये इस तरह से आपका ग्लाइकोसाइलेटेड होते हैं। अब यहाँ पर जो है स्पर्म जो है ये आपका इस तरह से स्पर्म जो है यहाँ पर आपका पहुंचते हैं। अब यहाँ पर एक विशेष तरह के स्पर्म के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर एक गाल्ट प्रोटीन होता है, जिसका सम अटैचमेंट जो है गाल्ट का GLT, गाल्ट का फुल फॉर्म हो गया आपका ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेज। एक विशेष तरह का प्रोटीन होता है जो आपका स्पर्म के आउटर मोस्ट लेयर पर आपका ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर पाया जाता है, जिसका अटैचमेंट आपका ये जोना प्रोटीन के ZP3 से जो ग्लाइकोसाइलेटेड होता है उससे अटैच्ड होता है। और ये जो है आपका एक विशेष तरह की SHAD1 एक प्रोटीन होता है, इस तरह से SHAD1 प्रोटीन होता है जो आपका ZP2 से, ये गाल्ट का अटैचमेंट किससे हुआ? ZP3 से। और SHAD1 एक विशेष तरह का प्रोटीन है, SHAD1, जिसका अटैचमेंट किससे होता है? ZP2 से। अब ये दोनों का जो है फंक्शन क्या है कि यह जो आपका गाल्ट है या ZP3 जो है, यहाँ पर देखते हैं ZP3 आपका स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। हर एक स्पीसीज का स्पर्म और ओवम सेम स्पीसीज के स्पर्म और ओवम के साथ फ्यूज करता है। उदाहरण स्वरूप अगर माउस का एग है और ह्यूमन का स्पर्म है तो वो आपका फर्टिलाइज नहीं होगा। यह भाग जो है आपका ये ZP3 ही पहचान करने का काम करता है।
और वह फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होता है। इसलिए ZP3 स्पेसिफिक होते हैं। इसका मेन फंक्शन स्पीसीज स्पेसिफिक, ZP3 स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, माने जिस स्पीसीज का ओवम होता है उसी स्पीसीज का स्पर्म जब कांटेक्ट में आएगा तब वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा। काऊ टू काऊ, मैन टू मैन, डॉग टू डॉग। तो यह जो है आपका जोना पेलिसीडा का जो आपका ZP3 लेयर्स होते हैं, जो आपका हाईली ग्लाइकोसाइलेटेड होता है, वह आपका मेनली रूप से स्पीसीज, यहाँ पर जब स्पर्म जोना पेलिसीडा के पास पहुंचता है तो इसके पास दो गो प्रोटीन होता है, गाल्ट टी और SED1। गाल्ट टी का जो है कांटेक्ट जो है ZP3 से होता है और जिसका मेन फंक्शन है स्पीसीज स्पेसिफिक, माने वह सेम स्पीसीज के स्पर्म को पहचान करता है और सेम स्पीसीज के स्पर्म मिलने पर वह आपका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस आगे बढ़ाता है। ZP2 जो है यह मेनली रूप से स्पर्म को फर्टिलाइजेशन के लिए बिल्कुल क्लोज प्रॉक्सिमिटी, मतलब इसको मैक्सिमम जो है बिल्कुल नज़दीक लाने का काम करता है, जिसके फलस्वरूप जो है आपका कांटेक्ट में आने के बाद वह फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो सके। क्योंकि यह आपका जो है जो जेड प्रोटीन, जोना प्रोटीन जो है वह लेयर के बाद फिर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस से फिर जो है आपका फ्यूजन होगा। तो इसको तोड़ते हुए जो है उसके अंदर वह स्पर्म जो है वहाँ पर पहुँचता है। तो इसका मेनली जो काम है क्लोज प्रॉक्सिमिटी, मतलब बिल्कुल स्पर्म को नजदीक लाने का काम करता है। ये आपका यहाँ पर समझने लायक है कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में आपका जोना पेलिसीडा जो लेयर होता है उसका क्या रोल होता है। तो ये मेनली रूप से यह ZP2 और ZP3 जो अल्टरनेटली अरेंज होते हैं। ZP3 हाईली ग्लाइकोसाइलेटेड होते हैं, मतलब एक विशेष तरह के ग्लाइकोप्रोटीन्स वहाँ पर अरेंज होता है और स्पर्म जैसे ही उसके कांटेक्ट, तो वहाँ पर एक विशेष तरह का प्रोटीन होता है जो उसके कांटेक्ट में आता है और यह जो है आपका स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। दूसरा जो इस पर प्रोटीन होता है SED1 जो आपका ZP2 से वह कांटेक्ट होता है। इसका मेन काम है क्लोज प्रॉक्सिमिटी, स्पर्म को बिल्कुल नजदीक लाने का काम करता है। अब यहाँ पर जानना है कि यह जो स्पर्म है, यहाँ पर इसको देखते हैं, ये आपका ओवम है। तो स्पर्म जो है बिल्कुल इस तरह से आपका पैरेलल यहाँ पर इसके कांटेक्ट में आता है, मतलब आपका ओवम एंड स्पर्म कांटेक्ट विथ ईच अदर पैरेलल। ये आपका पैरेलल आपका अरेंज होते हैं। ये नहीं कि इस तरह से है और ये आपका स्पर्म जो है इस तरह से पेनिट्रेट करा है, मतलब आपका परपेंडिकुलर, ये ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल ये आपका ओवम है, ये आपका स्पर्म है, तो इस तरह से आपका अटैचमेंट नहीं होता, बल्कि इस तरह से यह अटैच्ड होता है, जिसको आपका ये पैरेलल बोलते हैं। स्पर्म का ओवम के साथ जो कांटेक्ट होता है वो आपका ये पैरेलल होता है, ना कि आपका परपेंडिकुलर होता है। लंबवत पेनिट्रेट वह आपका नहीं कर पाता है। तो इस तरह से आपका स्पर्म का जो है किस तरह से जोना पेलिसीडा को पेनिट्रेट करते हुए और इसका क्या फंक्शन है, इसके बाद जो है सो आपका फ्यूजन होता है। तो आज का सेशन हम अब यहीं पर समाप्त करते हैं। अभी और इसमें शेष बताना है जो हम अगले सेशन के रूप में लाएंगे। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट और रोचक इंटरेस्टेड टॉपिक्स जो हम अगले सेशन में इसको हम और पूरा करेंगे। तो इसी के साथ हम आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं।
और अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के बीच शेयर अवश्य करेंगे। थैंक यू।